हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर कौन से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता होगा, इससे पहले हमने 7 मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की मॉड्यूल्स को नहीं देखा है तो आप कैसे देख लेंगे? उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करना है। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जीरो सीरीज है ना, उसे आप देखेंगे तो वहां से आप सभी वीडियोस को एक्सेस कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं, ये सीरीज मैंने क्यों लॉन्च की थी, क्योंकि इसमें जो है आपका मोटा मोटा रिवीजन कराना है ना। जैसे कि अभी तक आपने सारा कुछ तो पढ़ ही लिया है, अब आपको करना क्या है, रिवीजन कर। और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर समझकर रटकर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होता है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं, जो कि मॉड्यूल नंबर 8 है। मॉड्यूल नंबर 8 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और यह क्या कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन लिखा है ना, पीडीएफ के अकॉर्डिंग है। बाकी ये आप पहला क्वेश्चन मानिए ना। पहला आपका क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो कंड्यूट पाइप होते हैं ना, आप जानते होंगे कंड्यूट पाइप से क्या होता है। तो आप जानते होंगे, जब हाउस वायरिंग करते हैं तो कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है कि कंड्यूट पाइप अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो कैसे मिलते हैं, उनको आप किसके आधार पर जो है निर्दिष्ट करेंगे, वो आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बाह्य व्यास के आधार पर है ना इसे निर्दिष्ट किया जाता है। यानी जो बाहरी व्यास होता है ना, आउटर डायमीटर है ना, और वो में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इसे परचेस करते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है पुनः तार बांधने योग्य, है ना, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है। और ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखा है। ये रिवायरेबल वाला फ्यूज जो है ना, रिवायरेबल फ्यूज वाला ये क्वेश्चन जरूर आता है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर जाके देखते हैं तो आपको पता लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्यूजिंग फैक्टर होता है बस 1.4 होता है, ध्यान देंगे। 1.1 नहीं होता है, 1.4 होता है ना। निमी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, निमी ने 1.4 मान रखा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से आप राइट आंसर बताते चलिए, क्योंकि आप फास्टली चीजों को कर रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर में देखिए 70 प्लस एमसीक्यूज है ना, तो मैं नहीं चाहूंगा कि 1 घंटे की वीडियो बने, है ना। मैं सोचूंगा कि आधे घंटे में ही निपट जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ रहा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का क्या उद्देश्य है। जैसा कि आपने देखा होगा, है ना, इस तरह से आपका होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर। यहाँ से आपका वायर निकलता है, तो जब हम इसके 2 वायर होंगे उसे कस देते हैं, तो हम यहाँ पर गांठ क्यों लगाते हैं, वो आपसे पूछ रहा है ना। तो गांठ क्यों लगाते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। सामान के टर्मिनल है, उनको तनाव ना महसूस हुआ ना, तो टेंशन मतलब खींचे ना, इसके लिए ही तो लगाते हैं। तो बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। काफी आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो कि है फ्यूज कौन से प्रकार का है। ये जो आप स्क्रीन पर फ्यूज देख रहे हो, ये कौन से प्रकार का फ्यूज है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऑप्शन दिखाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ये जो आपका फ्यूज है ना, वो आपका हाई रेप्चरिंग, एक मिनट, हाँ, ये आपका एचआरसी फ्यूज होता है ना, एचआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वही यहाँ पर लिख रखी है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, है ना। तो आप याद रखेंगे एचआरसी फ्यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 नंबर, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विद्युत सामग्री का नाम बताइए। ये आपके सामने एक विद्युत सामग्री है ना, आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है। तो काफी लोग जानते होंगे भाई, ये क्या है, एडिशन स्क्रू प्रकार का क्या है, होल्डर है। और होल्डर को किसमें जो आपकी होल्डिंग डिवाइसेस है उनके अंदर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्या कह रहा है, वायरिंग परिपथ में, है ना, वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम बताइए क्या होता है। वायरिंग परिपथ में ये जो आप परिपथ देख रहे हो, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस में आप देखेंगे ना, तो हर सेट में लगभग रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। और काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा, है ना।
तो ये है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है सॉकेट और प्लग, है ना, क्या है, सॉकेट और प्लग है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए प्लग और सॉकेट। अब कौन सा प्लग है कौन सा सॉकेट, तो देखिए आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा सॉकेट हो जाएगा, सॉकेट। और ये क्या है, ये हमारा प्लग हो जाएगा, प्लग। लिखा नहीं जा रहा है, बाकी आप समझदार हैं। ये क्या है, प्लग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, जो कि इस पीडीएफ में 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एल श्रेणी में एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है ना, किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। और ये ध्यान देंगे, एल श्रेणी बोलेगा या फिर जी श्रेणी बोलेगा, है ना, तो इस तरह से ये बोलेगा। तो एमसीबी कौन सी यहाँ पर प्रयुक्त करेंगे, वही आपसे पूछ रहा है। देखिए जब हम गीजर को चलाएंगे ना, तो गीजर के लिए आप एल श्रेणी की एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप राइट आंसर लगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इस वीडियो का है ना। आपसे कह रहा है कि किस प्रकार का स्विच सॉकेट में उपयोग करते हैं, तो ये आपको बताना है किस प्रकार का स्विच सर्क्यूट यहाँ पर लिखा पड़ा है ना, जबकि यहाँ पर क्या होगा, सॉकेट होगा, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आपका कौन सा स्विच है भाई, आप देखकर ही बता पा रहे होंगे ये हमारा कौन सा स्विच है। ये हमारा टू वे स्विच है ना, टू वे स्विच यानी दो वे स्विच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 49 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है कि कम धारा रेटेड, है ना, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार से जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बता रहे होंगे, है ना, गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जो कि 50 नंबर है ना। ये आपसे कह रहा है कंड्यूट सामग्री का नाम बताइए। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये कंड्यूट सामग्री है ना, कंड्यूट एक्सेसरी है। तो आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है ना, इसका नाम क्या होता है। तो चलिए ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको। तो बिल्कुल ये हमारा कौन सा होता है, निरीक्षण बैंड होता है। ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, निरीक्षण बैंड। ओके, याद रखेंगे निरीक्षण बैंड है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए लगाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी है ना, जितने बल्ब है ना, यहाँ पर कितने लैंप की बात कर रहा है, एक लैंप को 3 जगह से, है ना, 3 जगह की बात कर रहा है। तो जितनी जगह की बात करेगा एक कम कर दीजिए, है ना, जितनी जगह की बात करेगा एक आपको कम कर देना है ना। तो देखिए बात कर रहा है 3 जगह की, है ना, 3 अलग अलग जगह से कह रहा है ना, तो 2, यानी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 हमें टू वे स्विच चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 52 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है कंसील्ड वायरिंग में, है ना, कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। तो कंसील वायरिंग का क्या फायदा भी है, इससे जो है नमी से सुरक्षा मिलती है। किससे सुरक्षा मिलती है, नमी से सुरक्षा मिलती है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई आरेख का नाम बताइए। ये आप आरेख देख रहे हो ना, इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है ना। तो इसका भी आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे पा रहे होंगे, है ना। देखिए ये आपका क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। क्या है, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा ये क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। फेज न्यूट्रल दिखाया गया है, यहाँ पर बल्ब दिखाया गया है ना, यहाँ पर टू वे स्विच दिखाया गया है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है। कौन सा है, सर्किट डायग्राम है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एचआरसी फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक कितना होता है। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। और मैंने आपको बताया इसका होता है 1.1, है ना, 1.1 होता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1.4 नहीं लगाना, जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें आपका 1.4 था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किस प्रकार की रिले को एसी और डीसी दोनों में स्वचालित कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी रिले होती है जिसे हम एसी और डीसी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारी इम्पल्स रिले होती है। कौन सी रिले होती है, इम्पल्स रिले होती है, आवेग रिले जिसे हिंदी में कहा जाता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, जो कि हमसे कह रहा है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। ये आप देख रहे हो ना, तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना, अपने रियल लाइफ में भी इस वाले प्लग को आपने देखा होगा। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही, ये हमारा आयरन में इस्तेमाल होता है ना। किसमें इस्तेमाल होता है? ये हमारा आयरन में इस्तेमाल होता है। अब बात ये आती है किस लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो सीधे प्रवेश के लौ संयोजक, बिल्कुल सीधे प्रवेश के लौ संयोजक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए आप आयरन इस्तेमाल करते हो, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, इस तरह से प्लग आया था, जिससे कि अगर मैं मान लीजिए, ये पता है किससे बना होता है? ये आपका पोर्सिलिन या फिर चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इसकी बॉडी है ना, जिससे कि हीट को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। अब यहाँ पर प्लास्टिक का तो बना नहीं सकते, प्लास्टिक का बनाएंगे तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो है ये लौ संयोजक होते हैं, जो कि डायरेक्ट प्लग से जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, और हीट के कारण ये आपका पिघलता नहीं। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सामग्री का प्रतीक का नाम बताइए, है ना। ये सामग्री प्रतीक का नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है। और मैंने आपको बता रखा है, जब भी इस तरह की आकृति आपको दिखे तो वो क्या होता है भैया? तो वो क्या होता है? बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच होता है, यानी मल्टी पोजिशन सिंगल पोल स्विच होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू तारों में लचीली तारों का उद्देश्य क्या होता है ना। घरों में हम लचीली तारों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये बात तो काफी नॉर्मल जनरल बात है ना, आप जानते हैं। ट्रांसपोर्टेबल उपकरण में कनेक्शन करने के लिए, है ना। अब देखिए अगर हम लचीली वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होता क्या है, अब जैसे चार्जर है ना, चार्जर है, उसमें हमारी वायर कैसी होती है? लचीली होती है। हम करते क्या है, चार्जर को बिल्कुल फोल्ड करके बैग में रख के ले जाते हैं। अब मान लीजिए वहां पर मैं सॉलिड वायर लगा देता तो वो फोल्ड नहीं होती, और फोल्ड नहीं होती तो हम उसे ट्रांसपोर्टेबल नहीं कह सकते थे, यानी कहीं ले जा नहीं सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, जो कि आप जानते हो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस परिपथ भंजक का उपयोग, है ना, किस परिपथ भंजक का उपयोग, इस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है ना। 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर करते हैं, किस भंजक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बताना है ना। तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताना है, ऑप्शन नंबर सी एमसीसीबी, बिल्कुल सही है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, यहाँ पर दे भी रखी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, क्या होती है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के जो आपका तांबे का फ्यूज तार होता है, उस पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है? हम टिन कोटिंग क्यों करते हैं, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो ये काफी जनरल बात है, ये भी तांबे के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, है ना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तांबे का तार ऑक्सीकृत हो जाएगा, है ना, तो इसे रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 4 देंगे, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, जो कि कह रहा है चार कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या होता है ना। ये आपको बताना है। चार चार की बात कर रहा है तो क्वाड होगा। क्या होगा? चार की बात कर रहा है तो क्या होगा? क्वाड होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करता है दो की, है ना, बात करता है दो की, चार की जगह दो बोल देता तो क्या करते? पेयर हो जाता है ना, पेयर हो जाता। तो इस तरह से आपको पहचानना है, जो कि मैंने आपको बता रखा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए, अब देखिए चार लैंपों को नियंत्रित करना है, गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने तरह के टू वे स्विच हमें चाहिए? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जितने आपको बोल रहे हैं ना, उससे एक कम कर दीजिए। यहाँ पर चार लैंप की बात कर रहे हैं ना, तो यानी तीन। चार लैंप की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि तीन। इस तरह से आपको बताना है, और राइट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, कह रहा है बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री वायरिंग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप जानते हो भाई, आपकी बिल्डिंग वाइज होती है, जैसे कि ये मान लीजिए क्या है, ये एक बिल्डिंग है ना, ये एक बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से जो है यहाँ पर ऊपर काफी लंबी जो है बिल्डिंग बनी रखी है ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हम ट्री वायरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे उपयुक्त तो क्यों है, ये आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। और ट्री वायरिंग आप जानते होंगे, उसका मतलब होता है इस तरह से एक वायर ले जाते हैं, न्यूट्रल फेज इस वाले घर को दे दिए रूम को, और इस वाले रूम को भी न्यूट्रल फेज, है ना, इस तरह से हर एक रूम को न्यूट्रल फेज दे देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुमंजिला, उसे हम ट्री प्रणाली कहते हैं, कहते हैं ट्री वायरिंग, है ना, ट्री वायरिंग कहते हैं। तो हम क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बता ही पा रहे होंगे, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, है ना।
कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता है ना। यहाँ पर जो है आपके फॉल्ट को फाइंड करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है अगर ट्री वायरिंग करी हुई है तो। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अब अगर आपने नीचे वायरिंग दे दी फिर उसके ऊपर आप वायर ले लेके जा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा। मान लीजिए थर्ड फ्लोर पर लाइट नहीं आ रही है ना, तो वहां पर क्या आप फर्स्ट फ्लोर की लाइट बंद कराएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए ट्री वायरिंग ज्यादा इस्तेमाल में आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पर लाइट की दिक्कत है या फिर मान लीजिए सेकंड फ्लोर पर लाइट की दिक्कत है, तो वहीं यहीं पर हम जो है संभालेंगे, हमें ऊपर और नीचे वाले रूम से कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो ये ट्री वायरिंग में जो है फायदा हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पर वरना वीडियो बड़ी होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे, है ना। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ है, तो ध्यान देंगे, इस हल्के में नहीं लेंगे क्वेश्चन को। यह प्रतीक का नाम बताना है, ये जो आपको दिख रहा है ना इनफाइनाइट की तरह, तो इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम आपको बताना है। ये आपका मेज पंखा नहीं है, है ना। और ब्रेकर क्या लिखा है, ब्रैकेट पंखा नहीं है, निकास पंखा नहीं है, ये आपका छत वाला पंखा होता है ना, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की ये डायग्राम है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट आंसर लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, रिले का नाम बताइए। ये आपके सामने रिले है, तो इसका नाम क्या होता है, और ये मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम क्या होता है, ड्राई रीड रिले। क्या होता है, ड्राई रीड रिले। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम छोड़ देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 67 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है आरेख का नाम बताइए, है ना। ये जो आरेख आप देख रहे हो, ये वाला आरेख है ना, इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या होता है। तो ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो इसका नाम आप बता ही पा रहे होंगे, इसका नाम क्या है। बिल्कुल से स्थापना योजना होती है, इंस्टॉलेशन प्लान इसे बोला जाता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। आईसीडीपी मुख्य स्विच, जो मेन स्विच होता है, उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर बताइए भाई फटाफट से, है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, है ना, एकल फेज घरेलू स्थापना में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 69 नंबर, कौन सी विद्युत सामग्री मानकों में सामान्य वर्गीकरण में संबंधित है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं, वो जनरल क्लासिफिकेशन में किस एक्सेसरीज को रखा गया है ना। तो ये आपको बताना है। तो ये भी काफी आसान आपका क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बात कर रहा है यहाँ पर कौन सी, विद्युत सामग्री सामान्य रूप से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सीलिंग रोज। अब यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन निमी ने पूछा था पिछले साल, है ना। तो क्या हुआ था, दो दो ऑप्शन भी यहाँ पर जो है सही माने जाते थे, जो कि निमी क्या करता है, अगर देखिए आपके ऑप्शन में सीलिंग रोज है, तब डेफिनेटली आपको सीलिंग रोज लगाना है। लेकिन अगर वहां पर आउटलेट दे दिया, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर वहां पर आउटलेट दे दिया तो आपको आउटलेट लगाना है, इस बात को आपको ध्यान देना है ना। अगर दोनों है ना, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे, तब आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, आउटलेट, है ना। तो ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये निमी ने मान रखा है ना। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज लगाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ आउटलेट है, तो आउटलेट लगाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है, तो आपको आउटलेट लगाना है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बाकी और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, हमसे क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है ना। जो डीसी श्रृंखला की एमसीबी होती है उसका अनुप्रयोग कौन सा है, तो ध्यान देंगे लोकोमोटिव, है ना, लोकोमोटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71 नंबर, जो कि कह रहा है दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है ना, ये आपको बताना है, फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कट ऑफ फैक्टर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा रहे हैं राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त माना जाता है।
तो ऑप्शंस देखिए एंड इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। बाकी इसका जो है राइट आंसर आप मिल ही रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, यानी बहुमंजिला भवन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था ट्री सिस्टम हम कहाँ लगाते हैं, बहुमंजिला है ना, जिस पर मतलब ऊपर ऊपर काफी लंबी ऊंची बिल्डिंग बनी पड़ी है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, ट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का आकार क्या होना चाहिए, है ना? आकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर आकार कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी 25 mm होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है काफी समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, होम थिएटर जो आपका होता है बजाने वाले, जिसमें गाने वगैरह सकते हैं, और पावर वायरिंग जो होती है ना, इन दोनों की वायरिंग अलग अलग क्यों करी जाती है ना। अगर एक में कर देंगे तो क्या होगा, है ना, ये भी तो आप जानना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने दोनों की वायरिंग एक से कर दी, तो होगा क्या, पावर वायरिंग अच्छी चलेगी, लेकिन जो होम थिएटर है ना, यहाँ पर आप गाने वगैरह सुनेंगे तो हमिंग साउंड, है ना, पटर पटर सटर सटर इस तरह की आवाजें आएंगी, है ना, मतलब गाना आपको क्लियर सुनाई नहीं देगा, वहां पर आपको हमिंग साउंड, है ना, और यहाँ पर चटर पटर की सुनाई आपको देगी। और ये आपके साथ हुआ होगा, है ना, अगर आपने देखा हो तो जब टीवी आप चलाते हो, है ना, टीवी आपने चलाई होगी कभी, तो आपने देखा होगा उसमें कटर पटर की आवाजें आती रहती हैं, तो वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि पावर वायरिंग और होम वायरिंग दोनों एक साथ है ना, यानी होम थिएटर की वायरिंग और पावर वायरिंग एक साथ दे दिए। अगर आप अलग अलग देंगे तो ऐसा नहीं होगा, और इसके लिए ही, इससे बचने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, बिजली की आग से बचना या फिर बिजली के व्यक्तिकरण, तो बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, मैंने आपको बताया बिजली के व्यतिकरण से बचे, यानी जो इंटरफेरेंस होगा, है ना, अबाउट अवॉइड द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि प्रकाशीय परिपथ का नाम बताइए। ये जो आप परिपथ देख रहे हो ना, इसका आपको नाम बताना है कि इसका नाम क्या होता है ना, इसका नाम क्या होता है। तो आपने देखकर ही इसका नाम बता लिया होगा, है ना, कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है गोदाम वायरिंग, क्या है, गोदाम प्रकाश वायरिंग या फिर गोडाउन जो लाइटिंग वायरिंग होती है वही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस प्रकार के किस उपकरण का उपयोग करते हैं। कंड्यूट पाइप जो होते हैं ना, उन्हें मोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेकी, है ना, हेकी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा है एमसीबी का विस्तारित रूप। देखिए एमसीबी की यहाँ पर क्या पूछ ली, फुल फॉर्म पूछ ली, है ना, एमसीबी की फुल फॉर्म पूछ ली, जो कि होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं एकदम खतरनाक, है ना, इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में धुआं धुआं करना है सभी क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है ना। ईएलसीबी का क्या उद्देश्य है, और ये आप अच्छे से जानते हो। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये हम क्यों लगाते हैं, अवशेष धारा को देखना, है ना, जो अवशेष धारा धारा होगी, लीकेज जो करंट होगा उसे देखने के लिए, उससे बचाने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट आपका 79 क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है ना, फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है। तो भाई इसका हम इसे हम क्यों लगाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन कहीं अति भार तो नहीं है ना, इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड। अगर ओवरलोडेड हो जाएगी तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये हम सुनिश्चित करने के लिए जो है जो लगाते हैं कि आपकी जो लाइन है अति भार तो नहीं है, ओवरलोडेड तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है ना, हाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या होता है। तो इसे भी आप अच्छे से जानते हो, इसका मतलब होता है बेलनाकार पाइप का बाहर प्लेट काटना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीलिंग रोड की सामग्री को किस में वर्गीकृत किया गया है। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, और ये आपको मैंने बताया था, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना, वही आपको समझना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके ऑप्शन में आउटलेट है तो आउटलेट लगाएंगे,
अगर जनरल एसेसरी है यानी सामान्य जो सामग्री है अगर वो है तो वो लगाएंगे, अगर दोनों है तो आउटलेट लगाएंगे। तो देखिए आउटलेट तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, आउटलेट सेफ्टी भी है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जनरल एक्सेसरीज, अच्छी बात यह है कि दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं, है ना। अब आप क्या करेंगे, जनरल एक्सेसरीज नहीं लगाएंगे, क्यों? मैंने आपको बताया निमी किसे मानेगा, आउटलेट वाले को मानेगा, है ना। किसे मानेगा, आउटलेट वाले को मानेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आप लगाएंगे। अगर आउटलेट नहीं होता तब आप क्या लगाते, जनरल एक्सेसरी लगाते, लेकिन दोनों हैं तो आपको आउटलेट लगाना है। अगर सिर्फ आउटलेट होता तो आउटलेट लगाते। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि गड़बड़ी देखिए ऐसा करने पर क्या होता है ना, आता हुआ क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, बस इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 82 नंबर, कह रहा है वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या होता है ना। जो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, हम बनाते क्यों हैं, है ना। सर्किट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, तो इसे आप अच्छे से जानते हो भाई। जो सर्किट डायग्राम आप बनाते हो किसी विशिष्ट कार्य के करने के लिए, सर्किट की योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए आप ऐसा करते हो, है ना। जिसकी भी वायरिंग आप कर रहे हो उसे आप पहले दिखाएंगे कि इस तरह से वायरिंग करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ क्या है, कितने स्विच हैं वगैरह वगैरह, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है एल श्रेणी, है ना। देखिए एल श्रेणी के एमसीबी के लिए कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किया जाएगा, आगे ना वही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, दो पूछेगा, है ना। वो कौन सा था, एल श्रेणी का था और एक एम श्रेणी, इस तरह से पूछेगा। तो एल श्रेणी में हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो भाई। जनरल जो लाइटिंग वगैरह होती है ना, नॉर्मली जो आपके घरों में लाइटिंग होती है उनके लिए हम एल श्रेणी के एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक, है ना, इन लूप विधि का क्या मतलब होता है ना। जो लूपिंग बैक बैक विधि होती है उसका मतलब क्या होता है, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो। इसमें क्या होता है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया है ना, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी उसमें से ही हम टेप बांधकर मतलब वायर को लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए वायर जा रहा है ना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसकी इंसुलेशन को थोड़ी हटाऊंगा, यहाँ से वायर ले लूंगा, तो इसे क्या कहते हैं, लूपिंग बैक विधि कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 85 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपसे क्या कह रहा है, जो कि आपसे कह रहा है प्रदर्शित चिन्ह के एक्स के भाग का नाम बताइए, है ना। एक्स का नाम क्या है, तो यहाँ पर एक्स क्या है, ये यहाँ पर एक्स दे रखा है, बोल रहा है इसका मतलब बताइए, डंडा क्या है ना। हमने यहाँ पर एक डंडा खींचा है, यहाँ पर दो डंडे खींचे, इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वायर्स। क्या होता है, नंबर ऑफ वायर। देखिए ये जो आपका लाइन जा रही है ना, एक मिनट, हाँ, तो देखिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो वायर जा रहा है ना, ये जो आपकी लाइन जा रही है सॉलिड एकदम, है ना, तो ये आपका क्या है, ये कंड्यूट पाइप है। ये क्या है, कंड्यूट पाइप है। और इसके अंदर कितने वायर जा रहे हैं वो हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, लाइन मारते हैं, इस पे क्रॉस लाइन, है ना। एक मार दी तो एक वायर जा रहा है इसके अंदर, दो मार दी तो दो वायर जा रहे हैं इसकी पाइप के अंदर, तीन मार दी तो तीन वायर इस पाइप के अंदर जा रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो देखिए इसमें हमसे कह रहा है कि एक्स से क्या चिन्हित कर रहा है, तो एक है, यानी एक वायर जा रहा है। यानी हम करते क्या है, इसका क्रॉस का मतलब पूछना चाह रहा है, तो हम करते हैं लिंब पर तारों की संख्या, है ना। जो हमारा लिंब है या फिर जो पाइप है उसमें नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं वो हम दर्शाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 86 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है वायरिंग विधि का नाम बताइए, है ना। वायरिंग विधि का नाम बताइए, और इस वायरिंग विधि का नाम आप अच्छे से जानते हो, इसका नाम क्या है, बिल्कुल सही, लूपिंग बैक मेथड, है ना। अभी अभी आपको बताया ना, लूपिंग बैक मेथड है। ऑप्शन नंबर बी आप छोड़ देंगे। लूपिंग बैक मेथड क्यों है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, वहीं से इसे दे दिया, सबको वायर बांट दिया, है ना, तो ये आपका क्या होता है, लूपिंग बैक मेथड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरेख का नाम बताइए, आरेख का नाम क्या है, तो सबसे पहले आरेख को दिखा दें। ये आपका आरेख है ना, तो इसका नाम आपको बताना है। अब इस चीज को आप देखकर ही बता पा रहे होंगे, ये हमारा लैंप है, ये न्यूट्रल पेज है ना, टू वे स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सीडी वायरिंग है ना। सीडी वायरिंग में हम करते क्या है, एक बल्ब को दो जगह से ऑपरेट करते हैं, बंद या चालू करने का काम करते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी एक तरह से क्या है, सीडी वायरिंग है, बिल्कुल सही, स्टेयर केस वायरिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, खतरनाक एकदम, इसी तरह से आपको राइट आंसर लगाना है अच्छे से। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, रिले का नाम बताइए, है ना। रिले किस प्रकार का है ये आपको बताना है। ये रिले
किस प्रकार का है, तो देखकर ही पता लग रहा है यहाँ पर क्या है, मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है ना, किसका इस्तेमाल किया गया है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट हमारे पास कितना है, 30 मिली एम्पियर है ना, 30 मिली एम्पियर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है, तो कौन सी वायरिंग की बात कर रहा है, चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वायरिंग का बात कर रहा है ना। तो ये वायरिंग कहीं ना कहीं आपने जो है पुराने जो घर हैं, बहुत सालों पुराने घर हैं, है ना, उसमें आपने इन्हें बना हुआ देखा होगा इस तरह से, है ना। यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सी वायरिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीट, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें पिन या क्लीट कहते हैं। तो ये क्लीट लगे पड़े हैं ना, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लीट वायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीट वायरिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप फोड़ देंगे, एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्लीट वायरिंग। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, इतने आसान क्वेश्चन तो चल रहे हैं, है ना। अब इसमें भी अगर दिक्कत है तो भाई बात गड़बड़ है फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीआईएस के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा जो बीआईएस के अनुसार जो थ्रेड की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ध्यान रखेंगे 11 mm से 27 mm। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, पाइप है एक, है ना, लोहे का या फिर प्लास्टिक का, जो भी लोहे का, है ना। तो इसके कितने थ्रेड का मतलब होता है चूड़ी, जो चूड़ियां होती है ना, पाइप पर चूड़ियां आपने देखी है, तो वो हम चूड़ी कहाँ तक काट सकते हैं, कितनी दूरी तक काट सकते हैं। तो ध्यान देंगे, मिनिमम आप 11 mm, अब मैक्सिमम आप 27 mm तक चूड़ियां काट सकते हो, यानी थ्रेड काट सकते हो, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप राइट आंसर इसका बता ही रहे होंगे, बिल्कुल सही, कठोर इस्पात कंड्यूट, है ना, रिजिड स्टील कंड्यूट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य स्थिति, एक मिनट मैं आंसर बता रहा हूँ। ऑप्शन आपका क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है ना, सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है। अब भाई सर्किट ब्रेकर का काम आप नहीं जानते तो क्या ही जानते हो, है ना, तो क्या ही जानते हो। तो मैंने आपको बता रखा है, जो सर्किट ब्रेकर होता है ना, वो असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से क्या कर देता है, तोड़ देता है, जो कनेक्शन है वो तोड़ देगा, है ना। और स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि अगर असामान्य स्थिति हो रही तो वहां पर आप जाएंगे, नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐसा कर देगा ना, स्विच ट्रिप हो जाती है, आपने देखा होगा ना, आपके घर में एमसीबी लगी होगी, तो होता क्या है, कभी कभी लाइट ज्यादा आ जाती है आपके घर में, है ना, तो क्या होता है, वो एमसीबी क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। ट्रिप क्यों होती है, जिससे कि आगे करंट न जाए और आपकी जो एक्सेसरीज है वो बच जाए, है ना, इसलिए होता है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एमसीबी में द्विधात्विक पट्टी का क्या उपयोग है ना, जो एमसीबी होती है उसमें द्विधात्विक पट्टी का क्या उपयोग है। तो भैया अति भार से बचाने के लिए, है ना, अति भार से बचाने के लिए ही तो है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर हिंदी में लिख रखा है, समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जाइए, इंग्लिश में कह रहा है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इसे इंग्लिश में कहते हैं आरसीसीबी, है ना। आरसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, याद रखेंगे, पूछी जाने वाली फुल फॉर्म। तो इसका काम क्या होता है, आरसीसीबी का हम क्यों लगाते हैं, झटके से सुरक्षा करने के लिए, है ना, झटके से सुरक्षा करने के लिए हम आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे लिख रखा है ना, लीकेज धारा से सुरक्षा, तो ये आपका काम होता है एलसीसीबी का, किसका, एलसीसीबी का इस्तेमाल होता है, लीकेज करंट सर्किट ब्रेकर, है ना, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ईएलसीबी होता है वो, है ना, ईएलसीबी, ईएलसीबी की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज करंट, ईएलसीबी, है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, हाँ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, कंफ्यूज हो रहा था मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त की जाती है ना। अस्थायी जो सर्किट संस्थान होते हैं ना, उनका मतलब क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, बंजारों का क्या होता है, ये कहीं ठिकाना नहीं होता है, आज यहाँ है तो कल वहां होंगे, है ना, कहाँ होंगे उन्हें कुछ पता नहीं। अब जैसे कि आप मेले की वायरिंग ले लीजिए, या फिर कोई ऐसी वायरिंग जो अस्थाई है ना, अस्थाई के लिए हम
किस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर वो जो है न्यूट्रल फेज लेकर अपना काम चला लेते हैं नॉर्मली, है ना, जो कि ज्यादा लंबे समय तक हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपकी क्लीट वायरिंग होती है। कौन सी होती है? क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायरिंग में लूपिंग सिस्टम में पेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? पेज कंडक्टर है उसे हम कहाँ लगाते हैं? तो जाहिर सी बात है भाई, सॉकेट संयोजन में ही तो लगाएंगे, है ना, सॉकेट सॉकेट संयोजन में ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कितने लिंक क्लिप बीआईएस नियमों के अनुसार कीबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो लिंक क्लिप्स का मतलब है जो शैडल्स वगैरह होती है ना, उनकी बात करें तो कितने क्लिप एक पैकेट में आते हैं, किसके अनुसार? बीआईएस के अनुसार। तो अब आप ऐसा तो है नहीं पैकेट खरीद के लाएंगे, है ना? मैं आपको बता देता हूँ, खरीदने की जरूरत नहीं है, है ना। तो देखिए, आपका एक पैकेट होगा, है ना, तो ध्यान रखेंगे उसमें 100 क्लिप्स आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्लिप्स आते हैं, बस आपको ये याद रखना है ना। तो 100 क्लिप्स आते हैं, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा कह रहा है? 99 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग बताइए, है ना। ये वायरिंग जो आप देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, और ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है ना, तो फोकस के साथ समझिएगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, न्यूट्रल फेज हमारे पास है ना, न्यूट्रल फेज है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक स्विच है जो कि वन वे है, यहाँ पर है टू वे स्विच, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए न्यूट्रल फेज, यहाँ से न्यूट्रल तो गया, यहाँ पर पहुंच गया, है ना। अब फेज अगर मैं इसको देना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, इसे ऑन करूंगा, है ना। फिर अगर ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से फेज मिल जाएगा, यानी इसे न्यूट्रल फेज दोनों मिल गया, है ना, तो ये जल जाएगा, है ना, ये ग्लो कर जाएगा। अगर अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पर ये कर दिया, अब मैंने स्विच इस तरह से ऑन किया कि ये इस पे गया, तो अब आप ध्यान से देखेंगे ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया, दोनों सीरीज में आ गए, और एक किस में है, पैरेलल में। तो यही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, अब आपको जो है क्लियरिटी आएगी, है ना, क्लियरिटी आएगी। आपसे कह रहा है कि एक लैंप उज्जवल, है ना, एक लैंप उज्जवल और दो मंद, यही आपका सही है। अब सही क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी राइट है, ध्यान रखिएगा। एक लैंप उज्जवल और दो लैंप मंद जलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अब यहाँ पर अगर मैं न्यूट्रल इसे देता हूँ, यहाँ से फेज जाता है, तो ये आपका किस में, पैरेलल में, और पैरेलल में आपकी कैसे ग्लो करता है बल्ब, बहुत तेज, है ना। और अगर अब मान लीजिए यहाँ से मैंने ये इस तरह से दिया, है ना, तो ये सीरीज में होगा, और सीरीज में कैसे जलेंगे ये बल्ब, दोनों डिम जलेंगे, है ना, स्लो जलेंगे ना, यानी कम ग्लो करेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है एक लैंप आपका उज्जवल जल रहा है और दोनों अगर आप जला रहे हो तो मंद जलेंगे, है ना। तो बस यही आपको समझाना था, आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? भाई जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया, जो हमारा होम थिएटर वायरिंग है उसे हम पावर वायरिंग के साथ क्यों नहीं जरा चलाते हैं, ऑडियो वीडियो में, है ना, ध्यान से समझिएगा। ऑडियो वीडियो सिस्टम में हस्तक्षेप से बचने के लिए, है ना, जो इंटरफेरेंस होता है ना, उससे बचने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मिनट, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ाई जाती है ना, बढ़ जाती है, तो अर्थ प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। अब देखिए अर्थ जो आपका अर्थ पाइप है ना, पाइप अर्थिंग कर रखी होगी तभी तो अर्थ पाइप की बात कर रहे हैं। तो अर्थ पाइप को हम क्या कर रहे हैं, उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं ना, लंबाई बढ़ा रहे हैं मतलब वो नमी की तरफ जा रहा है ना, लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो क्या नीचे क्या होता है, धरती के नीचे जितने अंदर तक जाते रहेंगे वो क्या होगा, नमी होती रहेगी। तो नमी है तो वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि वहां पर प्रतिरोध कम है तभी तो धारा प्रवाहित होगी, हाँ, तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम करते क्या है ना। तो इससे बचने के लिए एक बार ऑप्शन की तरफ ले जाता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए तो ये कह रहा है कि प्रतिरोध पर क्या मान पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात समझाई कि नमी आपकी बढ़ेगी, यानी करंट वहां पर ज्यादा होगा, है ना, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वहां पर घटेगा, जाहिर सी बात है भाई, है ना। तो यहाँ पर बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो समझा। तो देखिए होता क्या है, धरती के जितने नीचे आप जाएंगे, है ना, वहां पर क्या होगी भाई, नमी बढ़ेगी, और नमी अगर बढ़ रही है तो वहां पर करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो हो रहा है मतलब करंट वहां पर फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि अगर मैं पाइप की लंबाई बढ़ा रहा हूँ, है ना, अर्थ पाइप की, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, घटे जाएगा। इतना तो आपको याद रखना है, और रटने वाला काम मत करिएगा यार। अगर आप रटेंगे ना तो ये आप डेफिनेटली 100% 101% कह रहा हूँ, आप भूल जाएंगे एग्जाम में, है ना, या फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
आप सोचेंगे कि बढ़ता है घटता है, आपको पता तो होगा नहीं कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व कर लेंगे और राइट आंसर लगा करके आएंगे। इसीलिए कहता हूँ रटने वाला काम मत किया करें, रटेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पोर्टेबल उपकरण को स्वचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आउटलेट एक्सेसरीज, है ना? आउटलेट एक्सेसरीज में ही तो डाला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है 103 नंबर, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है ना? कौन सा कुचालक आवश्यक है? तो कार्यात्मक कुचालक, है ना, फंक्शनल इंसुलेशन यहाँ पर वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्यूज किस प्रकार की सामान्य एक मिनट, फ्यूज किस प्रकार की सामग्री में आता है? ये आपसे पूछना चाह रहा है नॉर्मली, है ना, कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज किस प्रकार की सामग्रियों में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सेफ्टी में, है ना। अब भाई जाहिर सी बात है, फ्यूज आप क्यों लगाते हो भाई? सेफ्टी करने के लिए। किसकी सेफ्टी? जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, हीटर, फ्रिज वगैरह, है ना, तो इनको आप बचाने के लिए तो लगाते हो, यानी सुरक्षा करने के लिए। तो सुरक्षा का सामान हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर होल्डिंग डिवाइस में क्या आएगा? तो होल्डिंग डिवाइस में जैसे होल्डर हो गया, है ना, तो होल्डर आपका किस में आ जाएगा? होल्डिंग डिवाइस में आ जाएगा। कंट्रोलिंग डिवाइस क्या होता है भैया? कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका स्विच हो गया, कंट्रोल ही तो करते हो, फैन को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, या फिर रेगुलेटर से स्पीड बढ़ाना है घटाना है, तो ये चीजें कहाँ आएंगी? कंट्रोलिंग डिवाइस में आएंगी। क्लियर है? आउटलेट एक्सेसरीज में मैंने आपको बता दिया, सीलिंग रोज को रखा गया है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईसीसी का विस्तार रूप, है ना। ईसीसी का विस्तार रूप आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको बता रखा है क्या है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या होती है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी फोड़ देंगे अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार का एमसीबी इस्तेमाल करेंगे? हेलोजन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हेलोजन के लिए हम कौन से प्रकार के एमसीबी इस्तेमाल करते हैं? एल का नहीं करते हैं ना, एल प्रकार के एमसीबी का इस्तेमाल नहीं करते। तो करते किसका है? जी प्रकार का। कौन से प्रकार का? जी प्रकार का। एक मिनट, तो हम किस प्रकार का करते हैं? जी प्रकार की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एल ले रखा है, जी होगा यहाँ पर, है ना, तो ये आप समझदार हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग करना चाहिए? 300 वाट से ऊपर आपका क्या है? लैंप है, तो उसके लिए कौन सा लैंप धारक यानी होल्डर की बात कर रहे हैं, तो कौन से होल्डर का आप इस्तेमाल करेंगे भैया? तो उसके लिए आप गोलियत पेच होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? गोलियत पेच टाइप आपका जो होल्डर आता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है AWG का विस्तारित रूप। AWG की फुल फॉर्म पूछ रहा है, और ये कौन नहीं जानता, है ना। अमेरिकन वायर गेज, मैंने आपको बता रखा है, ये अमेरिकन वायर गेज होता है। और SWG की पूछेगा तो स्टैंडर्ड वायर गेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है BIS प्रतीक का नाम बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम बताना है, ये कौन सा प्रतीक है ना। चलिए ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शंस आपके सामने है भैया, इसका नाम बताइए क्या होगा। लैंप नहीं है ये, है ना, टू वे स्विच भी नहीं है। चलिए और देखते हैं और कौन से ऑप्शन है। इंटरमीडिएट स्विच होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इंटरमीडिएट स्विच है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, आपसे कह रहा है कि आरेख का प्रकार बताइए। ना, ये आरेख आप देख रहे हैं ना, तो इसका आपको नाम बताना है, ये क्या है ना, इसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस आप देखिए, बाकी इसका राइट आंसर आप बता ही पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि काफी बेसिक क्वेश्चन। वायरिंग डायग्राम है, कौन सा? वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग आरेख। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में हमने जो आप कह सकते हो 110 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो है आज की इस वीडियो में 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना, 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये आपका पीडीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है मैंने, किसमें? मॉड्यूल नंबर आपकी कौन सी थी ये? मॉड्यूल नंबर आपकी 8, है ना। मॉड्यूल नंबर 8 में 70 क्वेश्चंस, यानी अब आप समझ ही सकते हो ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस मॉड्यूल से आते हैं ना, तो मैं कहूंगा यही वाली है मॉड्यूल 8, है ना। मॉड्यूल 8 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछता है, रीजन क्या है? तो भैया जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ऐसे काम हैं जैसे वायरिंग से रिलेटेड है, और आप इलेक्ट्रिशियन हो, तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बाकी हम यही कहूंगा कि इस मॉड्यूल को आप अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में, है ना।
और बाकी मैं आपको जो लास्ट क्लासेस मैंने आपको कराई हैं उन्हें अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, वहां पर मैंने आपको सभी वीडियोस अवेलेबल करा दी है, तो वहां से जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करें, है ना, और एक प्यारी सी स्माइल वाला एक आप इमोजी डाल दिया करें कमेंट में, है ना। और चैनल पे नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 10 है ना, अब इसके बाद सॉरी मॉड्यूल नंबर 9 आने वाली है। मॉड्यूल नंबर 9 की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। क्लियर है? तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, अगर आपके दोस्तों को पता नहीं है ना तो इस चैनल के बारे में बताना। बाकी टेलीग्राम पर जाइएगा, मैंने काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको दे रखा है, पीडीएफ वगैरह नहीं मिले पीडीएफ मेरे द्वारा बनाई गई पीडीएफ, है ना, क्वेश्चन पेपर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाना मत भूलिएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में हेल्प हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।